हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और ये वीडियो मैं करंटली बना रहा हूँ दुबई से। ये मेरा होटल है, तो होटल रूम है। तो मैं यहाँ पर बैठा अपना वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स दे सकूँ। आपने अभी लास्ट वीडियो देखी होगी कि मैंने आज क्लियर कर ली इन फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरे 7 बैंड्स आ गए। तो उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, कैसे मैंने कंट्री चूज़ की और कौन सी कंट्री चूज़ की, क्या मेरा दिमाग में चल रहा था कि कैसा मुझे कॉलेज चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अ, बात ये हुई कि अब मेरी आइल्स तो क्लियर हो गई, ठीक है ना, आइल्स क्लियर हो गई। फर्स्ट जो सा पड़ाव था वो पार हो गया, आइल्स क्लियर कर ली, 7 बैंड्स आ गई, ओके है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंशन ये हो गई कि अब कॉलेज में अप्लाई करना है और ऑफर लेटर चाहिए। अब मैंने स्टार्ट, मेरा आइल्स का रिजल्ट आया था अक्टूबर 29 को इन 2021। सो मैंने उसके बाद जो सा है कि यहाँ भी रिसर्च करनी शुरू की, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं। तो कॉलेज तो बाकी सारे ही अच्छे हैं। बेसिकली एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो पब्लिक कॉलेज या पब्लिक यूनिवर्सिटी ही हो, कोई प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको आगे जाके दिक्कत कर सकती है। सो स्टार्टिंग से ही आप जो अपनी प्रेफरेंस है वो पब्लिक एंड पब्लिक कॉलेज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही रखें। एजेंट जो से मार्केट में बैठे हैं वो काफ़ी चीज़ें बेचने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उनको कमीशन मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जब वो यहाँ से स्टूडेंट भेजते हैं वहाँ पर स्टडी के लिए, उनको बहुत तगड़ी कमीशन मिलती है। सो वो आपको यही कोशिश करते हैं आपको किसी ना किसी तरीके उलझा के कि हाँ भी आपको प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेज दें आपको, ठीक है। सो आपने इस चीज़ से बचना है। और काफ़ी जो सी अब कंपनीज हैं वो काफ़ी अवेयर भी कर रही हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, और वो करती भी नहीं है। और जैसे कंपनीज होगी, कैनम हो गया, आईडीबी हो गई, ये ऐसी ऐसी बड़े बड़े नेम हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से के साथ डील ही नहीं करते हैं। वो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही आपकी एडमिशन करवाते हैं। सो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब कॉलेज चूज़ करना है तो कैसे करें? कॉलेज तो बहुत हैं, कॉलेज तो भरे पड़े हैं ना। पब्लिक भी अगर मैं देखूँ ओंटारियो रीजन के अंदर तो काफ़ी कॉलेजेस हैं। अब मेरी प्रेफरेंस थी कि कोई ऐसा कॉलेज हो जहाँ की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो सा कोटा है वो भी हो, कि यहाँ पे कम हो, यहाँ पे इतने अमाउंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग जो निकल के आया वो आया जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, जो कि मुझे एकदम बेस्ट ऑप्शन लगी। और ये टोरंटो रीजन का सेकंड नंबर का, अगर आप इसकी रैंकिंग देखोगे ऑनलाइन भी, तो सेकंड नंबर का कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा सिर्फ 30% का है। 70% रेस्ट ऑफ दी जो उनसे स्टूडेंट्स होंगे वो आपके लोकल कैनेडियंस होंगे, ठीक है। और 30% ही सिर्फ जो उनसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, जिनमें से भी कोई इंडिया से होगा, कोई पाकिस्तान से होगा, कोई मिडल ईस्ट से होगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होंगे। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। अब ये चीज़ मायने का रखती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ मायने रखती है इमिग्रेशन के टाइम। आपने जब वीज़ा फाइलिंग करनी है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आपने कॉलेज कैसा लिया है। अब काफ़ी कॉलेजेस के ऐसे ऐसे सीन हुए, आपने पीछे देखा होगा मॉन्ट्रियल के 10 कॉलेज जी बैन हो गए जी, ठीक है जी, वहाँ पर फीसें मर गई लोगों की। और उसके बाद जो से एक कॉलेज है, एक कॉलेज सेंट क्लेयर है, अभी इन बिटवीन काफ़ी जनों के वीज़ाज। सेंट क्लेयर इज़ अ पब्लिक कॉलेज बट स्टिल जो सा अपना वीज़ा उसके थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के रुक गए थे, पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी आई। ये अपना कैनेडियन इमिग्रेशन वीज़ा नहीं इशू कर रही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी देर से वेट कर रहे थे जिन्होंने सेंट क्लेयर के अंदर अपनी एडमिशन ली हुई थी। अब ये चीज़ मुझे पता था कि हाँ भी ये चीज़ ज़रूर मायने रखती है और ज़रूर मायने रखेगी। तो मैंने कॉलेज किया जॉर्ज ब्राउन चूज़। मैंने अपनी ऑफ़र लेटर अप्लाई की खुद ही, ठीक है। वो मेरी ऑफ़र लेटर अराउंड 21 टू 28 डेज़ के बीच बीच में आ गई। 3 to 4 वीक्स का टाइम होता है और 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर मुझे मेरी ऑफ़र लेटर आ गई। एंड इससे पहले जो अगर मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी से कंसल्टेशन भी ली थी, पूछा भी था, एंड मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो उनसे लोग थे वो अपना प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही अपना ही कुछ कर रहे थे ना। बिल्कुल ही मतलब गंद पा रखा है इन लोगों ने ना, कि अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि अभी भी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स देखता हूँ मेरे आसपास जो उनसे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि वो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जाके उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के टाइम पे दिक्कत आएगी। तो मुझे नहीं समझ में आती है कि कब तक ये सारा कुछ सोल्व आउट होगा। बट कुछ ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनीज हैं कि यहाँ पे जो सी आपको प्रॉपर गाइड करती हैं। आई विल
कि हाँ भाई आई विल रिक्वेस्ट यू कि हाँ भी ऐसी ही कंपनीज के पास जाएं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करें। वो जो सी कंपनीज होंगी आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करेंगी आपकी वीज़ा फाइलिंग और वीज़ा प्रोसेस के लिए या आपके ऑफ़र लेटर मंगवाने के लिए। ऑफ़र लेटर की फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, बट कुछ अपना चार्ज नहीं करेंगे, सर्विस चार्ज नहीं लेंगे आपसे। तो ऐसी ही कंपनीज़ को आप प्रेफरेंस दो अगर आपने कनाडा का वीज़ा, स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी वीज़ा का बता रहा हूँ। तो मैंने अब जो अपना मुझे ऑफ़र लेटर आ गई और उन्होंने मुझे 30 डेज़ का टाइम दे दिया कि इन बिटवीन दीज डेज़ आपने हमें अपनी सीट सिक्योर करने के लिए जो सी आपकी 1 ईयर की वीज़ा फ़ीस है वो आपने सबमिट करवानी है। 1 ईयर करवा दो या 1 सेमेस्टर करवा दो। अब 1 सेमेस्टर की वो करवाते हैं जिनका आता है 5.5 के बैंड आए होते हैं। वो नॉन एसजीएस में अगर वो फाइलिंग करते हैं तो वो अपना 1 सेमेस्टर की फ़ीस देके वो नॉन एसजीएस के अंदर उसमें जो उनसे वीज़ा चांसेस हैं वो काफ़ी मतलब है ना के बराबर ही हैं। जो उनसे लक होता है उसके अंदर कि हाँ भी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, वो वाली बात है। और 90% लोगों की रिजेक्शन आती है नॉन एसजीएस के अंदर। अगर आप इंडिया से नॉन एसजीएस के अंदर अप्लाई करते हो अपना 5.5 बैंड के ऊपर तो आपके वीज़ा चांसेस बिल्कुल ख़त्म है। और अगर आपने करना है एसजीएस के अंदर, आपके 6 ईच से अबव हैं, 6 ईच है, तो आप कर सकते हो एसजीएस के अंदर फाइल और उसके अंदर आपके वीज़ा चांसेस ऑलमोस्ट 80% टू 90% आपके वीज़ा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। और उसके लिए आपको पर करनी है 1 ईयर की फ़ीस पे। अब जॉर्ज ब्राउन ने मुझे ऑप्शन दिया 2 तरीके से, या तो करो आप सीआईबीसी स्टूडेंट पे के थ्रू पे, या उनके डायरेक्टली आई थिंक कुछ एक और था फ्लाईवायर था, पता नहीं उनका डायरेक्टली कोई बैंक अकाउंट या कुछ, आई थिंक फ्लाईवायर था, उसके थ्रू आपने पे करनी है। सो अब ये बात हुई कि मैंने प्रेफरेंस दी सीआईबीसी स्टूडेंट पे को, क्योंकि उस पर जो सा फ़ीस पे करने का मेथड था वो काफ़ी इजी था। मुझे जस्ट आरटीजीएस करवानी थी अपने, नेफ्ट और आरटीजीएस आई डोंट नो, इसमें से दोनों चीज़ों में से कुछ करवानी थी। वो भी यहाँ के इंडियन बैंक था, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इनका अकाउंट था सीआईबीसी वालों का, तो टाई अप होगा या अकाउंट होगा। तो उसमें मैंने अपनी पेमेंट अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स देके, तो वो मेरी ईजिली आईएनआर के अंदर पेमेंट मेरी हो गई। क्योंकि वो मैं जैसे ही मैंने स्टूडेंट पे गया था तो उनको जितने पर्टिकुलर डॉलर्स का कन्वर्जन रेट लगा लोगों के, उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दी थी आईएनआर के अंदर कि नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए ये अमाउंट आपको बीच बीच में आपको ये अमाउंट पे ताकि जो ये ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो सके। तो मैंने साथ ही साथ बैंक में बैठे बैठे ही सीआईबीसी वाला किया, उन्होंने अमाउंट मेरे को बता दी, मतलब ऑनलाइन आ गई। तो वो मैंने अपने बैंक में दिखाई, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरे कॉलेज ऑफर लेटर एंड ऑल द थिंग्स जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग जाएंगे। वो जो सा कॉलेज आपको भेजता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्स याद नहीं है, तो बात ये हुई कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, प्रोवाइड कर दिए बैंक को, एंड उन्होंने वो मेरी फ़ीस डिडक्ट करके इन आईएनआर उस अकाउंट में भेज दी और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुझे कंफर्मेशन आ गई। अब उस कंफर्मेशन के साथ साथ मैंने अपनी जीआईसी के अमाउंट जो कि $10,000 है वो भी बैंक के थ्रू पे की, ताकि क्योंकि मेरा गवर्नमेंट बैंक है तो इट वाज इजी कि हाँ भी मेरा जो सा कन्वर्जन रेट है वो कम लगेगा। तो वो भी मेरी जीआईसी पे हो गई एंड उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ वीज़ा फाइलिंग का। अब वीज़ा फाइलिंग के अंदर मेरी हेल्प की मेरे फ्रेंड ईशान पट्टी ने, जो कि आईडीपी के अंदर वीज़ा कंसल्टेंट है कनाडा के रिगार्डिंग। सो उसने मेरी हेल्प की और मेरा वीज़ा प्रॉपर तरीके से मेरे साथ बैठ के मुझे अपने साथ बटा के उसने अपना प्रॉपर मेरा वीज़ा फाइलिंग की। और जो मैं जैसे मैं चाहता था वो प्रॉपर मतलब कि बढ़िया तरीके से हमने फ़ाइल लॉन्च कर दी अपनी 28 दिसंबर को। एंड जो सा टाइम पीरियड था कि हाँ भी वीज़ा डिसीजन का टाइम पीरियड है करंटली भी जो अभी चल रहा है वो अराउंड 3 मंथ्स चल रहा है कि हाँ भी 3 मंथ्स तक आपको आपके वीज़ा आपकी फ़ाइल सबमिशन का रिज़ल्ट आ जाएगा। बायोमेट्रिक मेरा इजी हो गया था क्योंकि 20 दिसंबर से पहले जो से बायोमेट्रिक थे वो 2 नंबर में बिक रहे थे, 15-15 20-20 हज़ार में, अगर आपको दिल्ली चंडीगढ़ या इधर का चाहिए, मतलब नॉर्थ इंडिया का चाहिए। सो इन बिटवीन मैंने क्या किया कि मैंने गुजरात की मैं बायोमेट्रिक डेट में लेके बैठा था फ्री के अंदर कि मैं अगर जाना ही पड़ा 15-20 यहाँ देने, वो भी श्योर नहीं है कि आपको जेन्युइन आपको जो सी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। सो मैंने अपनी गुजरात के अंदर जो सी है अहमदाबाद के अंदर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, वहाँ मुझे मिल रही थी, वहाँ मैं बुक करके बैठा था कि अगर इन केस यहाँ ना मिली तो मैं वहाँ अपना जाके अपनी फ़्लाइट लेके 10 को हज़ार का खर्चा होना है
यहाँ 20 देने हैं, वहाँ 10 देने हैं, और वहाँ जाके मेरा वीज़ा का जो सा है, मैं वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक अपने दे आऊँगा। तो ये बात हो गई। अब मैंने बायोमेट्रिक जब तक मेरी फाइलिंग हुई तब तक हो गया रूल चेंज, कि जिनको रिक्वेस्ट आएगी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर जिनको आएगी, वो ही सिर्फ अपनी जो सी बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं। अब उससे सारा सिनेरियो चेंज हो गया, गेम ही चेंज हो गई। तो मेरे लिए वो ईजी हो गया 20 दिसंबर के बाद। अब मैंने जब 28 को मैंने वीज़ा फाइल की, फाइलिंग कर दी अपनी, सबमिशन कर दी फाइल अपनी, तो मुझे अराउंड 30th को मेरी BVL आ गई थी, क्या भी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आ गई थी मेरी। ठीक है, तो मैंने वो अपना लेटर अपलोड करनी थी VFS के पोर्टल पे जाके, और वहाँ से मुझे अपना मिल गई मेरी 7 जनवरी की बायोमेट्रिक की डेट। अब मुझे 9 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही मुझे चंडीगढ़ में 7 जनवरी मिल गई, एंड मेरे लिए इजी हो गया। लुधियाना चंडीगढ़ 100 किलोमीटर, आराम से जाओ, बायोमेट्रिक दे के आ जाओ। और ये सब हो गया कि अब मेरी बायोमेट्रिक भी इजी हो गई, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ा। चंडीगढ़ गया मैं, अपना जाके अपनी बायोमेट्रिक दिए वहाँ पर VFS के अंदर, VFS कनाडा के अंदर उनका है एलांटे मॉल की बैक साइड पे, और वो इसी एलांटे मॉल का हिस्सा है, मतलब बैक साइड वाली तरफ है जहाँ पर करते हैं बायोमेट्रिक कलेक्ट, जो सा उनका ऑफिस है। तो वहाँ गया हूँ मैं, अपने बायोमेट्रिक दे के आया हूँ 7 को। एंड उसके बाद फिर वेटिंग पीरियड शुरू हुआ फिर धक धक होनी शुरू हुई कि हाँ ये अब क्या बनेगा, कि हाँ भी सारा कुछ। और मैं आपको मेडिकल का बता दूँ, मेडिकल मेरा चंडीगढ़ में ही मुझे मिल गया था, और वो मैंने करवा दिया था अराउंड दिसंबर की स्टार्टिंग में, अराउंड 8 दिसंबर, पता नहीं 7 दिसंबर, इतने को मैंने अपना मेडिकल करवा दिया था। और उसकी भी डेट पहले मुझे मिल नहीं रही थी कहीं, वो मैंने फिर चंडीगढ़, अब मैक्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मैंने फिर उनको कॉल करके पूछा कि आपके पास स्लॉट अवेलेबल है। वो कहते है जी आ जाओ। और मैं चला गया और अपना बायोमेट्रिक अपना सॉरी मेडिकल करवाया था। वो मेरा 8 को ही हो गया, 7-8 को मेरा दिसंबर को हो गया था। तो फिर हमने वीज़ा फाइलिंग करते हुए वो भी साथ में मेडिकल लगा दिया था। तो अब 7 जनवरी को जब मेरी बायोमेट्रिक हुए हैं, तब से फिर धक-धक होनी शुरू हो गई है। हर डेली देखना कौन सी तारीख के आगे, कौन सी तारीख के आगे कहाँ पहुँची एम्बेसी का, कहाँ इनका सिस्टम पहुँचा है, कौन सी तारीख आ गई। तो करते कराते मार्च का महीना भी आ गया। अब देखना शुरू हुआ कि हाँ अभी थोड़ा नवंबर दिसंबर शुरू हो गया। दिसंबर में जिन्होंने वीज़ा फाइल की थी उनके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो वो सीन हुआ। तो फिर आते आते डेट मेरे जिनसी 28 दिसंबर की थी, उनके भी वीज़ा आने शुरू हो गए, और 1-2 दिन निकल भी गए काफ़ी। एक 27 साल के आ गया, 29 साल का आ गया। ठीक है, फिर 1-2 28 सालों के भी आ गए। वो क्योंकि ग्रुप बने होते हैं, या फिर अपना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं कि हाँ भाई इतने इतने डेट्स के वीज़ा आ गए हैं। तो वो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। एंड मुझे होप थी पूरी कि हाँ भी, मुझे पता था कि हाँ भी आ जाएगा, आई वॉज श्योर कि आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी मेहनत थी मुझे पता था ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है, मुझे पता था, मैं कहीं भी होप नहीं छोड़े बैठा था, कुछ नहीं। मुझे पता था, मुझे यकीन था कि हाँ भाई मैं जो सा है क्लियर कर जाऊँगा। वही चीज़ हुई। मेरा वीज़ा जो सा है मुझे अपना 15 मार्च को मेरी PPR आ गई, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर एम्बेसी ने भेज दी। एंड इफ़ यू डोंट नो कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर क्या होती है, वीज़ा के लिए वो तभी पासपोर्ट आपका रिक्वेस्ट करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन, जब वो आपकी फ़ाइल अप्रूव करते हैं। अगर आपका वो वीज़ा रिजेक्ट करेंगे तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट की जगह एक रिजेक्शन लेटर आ जाएगी, जिसमें आपके रिजेक्शन के रीज़न मेंशन्ड होंगे। तो अब फिर मुझे PPR आ गई 15 को, 4 बजे आ गई सुबह सुबह। मैं उठा था मोबाइल का चार्जिंग का स्विच ऑफ करने, और जैसे ही स्विच ऑफ किया लाइट जलती है तो देखा मेल्स आई हुई हैं। आई वाज लाइक क्या बनेगा क्या खोल के देखता हूँ यार हुआ क्या। तो खोली तो अंदर बैठी थी PPR। तो मैं तो एक्साइटेड हो गया, एंड इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आई वाज वांटेड दिस थिंग, राइट, आई वांटेड दिस थिंग टू बी हैपन इन माई लाइफ। सो वो चीज़ मैंने अचीव कर ली थी फाइनली। एंड मुझे अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा था, एंड मेरी फैमिली को भी काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ भी फाइनली ये हो गया जो ये चाहता था। तो उसके बाद मैंने अपना सेम उसी टाइम में सोया नहीं। मैंने जैसे ही 4 बजे वो आई है, मैंने अपना अपना 2 वे कोरियर सर्विस रिक्वेस्ट फिल कर दी, पेमेंट दे के। एंड 17th को मेरा पासपोर्ट हो गया पिक मेरे वहाँ से।
तो वो भी पासपोर्ट भी पिक हो गया, चला गया वो। अब जब पासपोर्ट चला गया उसके बाद और टेंशन की अब कब आएगा वापस, एंड उसी में लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं, 20 से 25 दिन पासपोर्ट आपका स्टैंप होके आने में वापस। अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो 5-10 दिन कम, 5 दिन कम, 15 दिन लग जाएंगे। अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली है VFS से तो आपको 15-20 दिन, 20 दिन तो मतलब लगेंगे ही लगेंगे, 20 से 25 दिन लग सकते हैं आपके पासपोर्ट स्टैंपिंग में। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है उसके ऊपर भी। बट लोकेशन के ऊपर ये है कि जब मेरा 7th को मुझे आई है मेल कि हाँ भी आपका पासपोर्ट हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो वही मुझे फिर अगले दिन मुझे पासपोर्ट रिसीव हो गया था। तो लोकेशन का आई थिंक ये मायने डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन कैसी चल रही है, स्लो चल रहे हैं फास्ट चल रहा है उनका वर्क स्टैंपिंग को लेके। सो वही चीज़ हुई कि मुझे 20 दिन बाद मेरा पासपोर्ट रिसीव हुआ है। फिर मैंने अपनी टिकटिंग वगैरह की प्रॉपर अपना। एक तो टिकट का भी बड़ा पंगा था। टिकट अगर मैं ले ओवर लेता हूँ 7 घंटे का थ्रू एमिरेट्स, तो वो मुझे 170 160 उस टाइम पड़ रही थी, क्योंकि मेरा ट्रैवल था नेक्स्ट विद इन 1 मंथ, राइट। विद इन 1 मंथ मेरा ट्रैवल था, तो वो काफ़ी महंगी, डायरेक्ट 2.5 लाख 3 लाख। और फिर मैंने रूट अपने आप ही, क्योंकि काम ही यही है, तो मैंने अपना रूट अपने आप ही बनाया। तो मैं अब हूँ दुबई ऑन अ ट्रांजिट वीज़ा ऑफ 96 आवर्स। सो दुबई से आगे मेरी है एयर कनाडा वाया फ्रैंकफर्ट वाया मॉन्ट्रियल टू टोरंटो। तो ये अब मेरा रूट है, एंड तभी मैं अब दुबई घूम रहा हूँ 2 दिन। और ये सारा कुछ मुझे, मेरा अगर मैं बताऊँ कि 1 लाख के करीब में, 1,05,000 के करीब में ये सारा मेरी टिकट, मेरा होटल दुबई का 2 दिन का स्टे विद ब्रेकफास्ट, एंड मेरा दुबई वीज़ा, दुबई का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारा कुछ मिला के 1 लाख के करीब जो सी मुझे अमाउंट पड़ रही है इसकी, एंड विच इज़ वेरी चीप उसके कंपैरिजन में, जो कि अगर मैं थोड़ा ले ओवर की टिकट लेता या डायरेक्ट टिकट लेता काफ़ी चीप है। इतना पैसा बच गया भाई बच गया, बचा लो जितना बचता है। तो वो फिर हो गया, अब मैं दुबई घूम रहा हूँ। अब ये दुबई के होटल से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कैसे सारा कुछ हुआ, सारा कुछ पॉसिबल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुबई की वीडियोस भी आगे आएंगी। 2 दिन मैं दुबई हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगा, एंड फिर कनाडा जा रहे हैं तो वहाँ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।